हाँ मतलब तो शेख चिल्ली बनने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। डे ड्रीमिंग इज एक्चुअली एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रिएशन, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन। आजकल लोग जल्दी करियर में बर्नआउट हो रहे हैं। करियर बर्नआउट पहले भी हुआ करता था कि ये कॉर्पोरेट कल्चर का है, लाइक व्हाट इज दिस करियर बर्नआउट? Why does this happen? Because it's a fabricated environment that we have created to trigger an animal instinct. Corporate ने आपको एक sense of urgency दी है। मैं सुनता हूँ लोग कहते हैं कि 40s are the new 30s, 50s are the new 40s. Yes, hello everyone. Hi, very excited for today's podcast. We have Dr. Sandeep Atre with us. He is a counseling psychologist and an author of 2 books and one of my mentors. मतलब शुरुआत जब मैंने करी थी सॉफ्ट स्किल पर्सनल डेवलपमेंट, सो CH Edge Makers was a place where I learnt as well and also got an opportunity to teach as well for some time. And sir was there and he gave me that opportunity, so I'm very very grateful कि वो जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई सर और अब आगे बढ़ गई. And one of our favorite in JMAC to listen to always. So I thought that हमारी कम्युनिटी को और हमारे व्यूअर्स को भी सर को सुनने का मौका मिलना चाहिए. So welcome sir. Thank you so much. वेलकम सर. बहुत बहुत लंबा समय बाद आपसे डिस्कशन होता है, कभी कभी मौका मिलता है, तो आज ये मौका है, तो मैंने कुछ सवाल तैयार करके रखे हैं एंड वी विल डिस्कस दैट. द लैंग्वेज कैन बी हिंदी और इंग्लिश, वट एवर यू प्रेफर, एज यू लाइक टू डू दैट. सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि आजकल लोग जल्दी करियर में बर्नआउट हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? मतलब करियर बर्नआउट पहले भी हुआ करता था कि ये कॉर्पोरेट कल्चर का है, लाइक व्हाट इज दिस करियर बर्नआउट? मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी ना सर, कि वो बर्नआउट है अलग चीज़ है. So is it that people are running away from working hard, or is it really something serious which is happening in the corporate world or any work culture? जितेश, जेम्स बॉन्ड की एक मूवी में एक कहानी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी कि एक आइलैंड पे एक दादी माँ रहती है और वहाँ पर जो है वो दादी माँ बड़ा सिंपल सा काम करती है. नारियल वहाँ पर बहुत अच्छे होते हैं, तो नारियल जो है वो तोड़कर और उसके बाद जो है वो बेचती हैं बाहर ले जाके. लेकिन एक बार जो है वो एक शिप के थ्रू उस आइलैंड पे चूहे आ जाते हैं. अब चूहे आ जाते हैं तो चूहे जो हैं वो नारियल को ख़त्म करने लगते हैं. अब नारियल को कुतरने लग जाते हैं, खाने लग जाते हैं. तो धीरे धीरे वो दादी जो है वो बड़ी परेशान हो जाती है कि अब क्या किया जाए. तो वो एक बड़ा सा ड्रम बनाती है और एक ऐसा ट्रैप तैयार करती है. तो चूहों की जो आबादी है वो तो बढ़ती जाती है. अब इवेंचुअली वो जो चूहे हैं वो सारे उस ट्रैप के थ्रू उस ड्रम में गिरने लग जाते हैं. अब जब ड्रम में गिरने लग जाते हैं तो जब सारे चूहे उसमें आ जाते हैं तो वो जो है वो बंद कर देती है ड्रम को. अब ड्रम को बंद कर देती है तो चूहे जो हैं वो थोड़े वक्त के बाद भूखे हो जाते हैं, तो वो एक दूसरे को खाने लगते हैं. अब चूहे एक दूसरे को जब खाने लगते हैं तो आखिरी में 2 सबसे बड़े चूहे जो हैं वो बचते हैं, सबसे अच्छे चूहे जो बाकी सारे चूहों को ख़त्म कर चुके होते हैं, और वो सिर्फ वो 2 चूहे बचते हैं. तो अब दादी माँ क्या करेगी? दादी अम्मा जो है वो उस ड्रम को खोलेगी और उन 2 चूहों को मार देगी. नहीं जितेश, वो ऐसा नहीं करती. वो अब उन 2 चूहों को वापस आइलैंड पे छोड़ देती है, क्योंकि अब ये चूहे नारियल नहीं चूहे खाते हैं. आदमखोर हो गए टाइप्स. सो द पॉइंट इज, ये जो बड़ी अमेजिंग सी बात है कि हम लोगों को पता ही नहीं चला कब कॉर्पोरेट में आप एक अच्छा काम करने के बजाय एक दूसरे से अच्छा काम करने पर जाकर और फिर एक दूसरे से अच्छा कामयाब होने की कोशिश में और फिर एक दूसरे से ज़्यादा नायाब होने की कोशिश में धीरे धीरे ये भूल गए कि हम काम करने जाते हैं, कामयाब होने नहीं. और अगर आपका काम पर से ध्यान हटा के कामयाब होने पे ध्यान गया तो आप डेंजरस हो जाते हैं. सर कामयाब क्या होता है? एंड दैट्स द की. ये पता ही नहीं कामयाब क्या होता है, बिकॉज इट्स रिलेटिव टर्म. और जहां आपका काम से हट के कामयाब होने पे ध्यान गया, अब आप वो चूहे नहीं है जो नारियल खाते हैं, अब आप वो चूहे हैं जो चूहे खाते हैं. और जहां ये होना शुरू हुआ वहां बर्नआउट होना लाजमी है, क्योंकि अब आपका ध्यान कॉन्वर्जेंट होने के बजाय डाइवर्जेंट है. क्योंकि काम तो एक होता है जो आप अच्छे से कर सकते हैं, और कॉम्पीट तो हजारों से करना है, क्योंकि वो डाइवर्जेंट है. भी क्लियर नहीं है. एग्जैक्टली, कामयाब की डेफिनेशन भी क्लियर नहीं है. तो कॉन्वर्जेंट होकर काम करने पर ध्यान देकर सुख पाना,
यहाँ से हटके डाइवर्जेंट होकर न जाने कितने और सारे लोग हैं जिनसे ज़्यादा कामयाब होना, जहाँ ये टारगेट बदलता है वहाँ आपको पता ही नहीं चलता अब आप टारगेट। तो कॉर्पोरेट को कभी compete नहीं कराना चाहिए लोगों को एक दूसरे से, इसका मतलब ये? दादी माँ तो हमेशा रहेगी ना, वो तो चाहेगी कि चूहे जो हैं अब चूहे खाएं। आई होप मैं आप समझा पाया कि यहाँ दादी माँ कौन थी। यहाँ दादी माँ जो है वो कंपनीज हैं, यहाँ दादी माँ जो है वो इन्वेस्टर्स हैं, यहाँ दादी माँ वो लोग हैं जो कि चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे मुझे क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो सही मिलना चाहिए। भाई नंबर्स शुड स्पीक फॉर देमसेल्व्स। तो हेल्दी कंपटीशन क्या होता है? इज इट अ मिथ? इट्स नॉट अ मिथ, बिकॉज हेल्दी कंपटीशन में एंड्स और मीन्स दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। अनहेल्दी कंपटीशन में एंड्स बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन मीन्स। अगर एंड्स और मीन्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, मतलब कैसे वो रिजल्ट आया वो भी उतना इंपॉर्टेंट है कि क्या रिजल्ट एग्जैक्टली। अगर मैं ये तय कर लूँ कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि आप कैसे लाते हो, मुझे आप ये बताओ क्या लाते हो, क्या लाते? तो फिर ये क्या हो गया, फिर अनहेल्दी कंपटीशन हो गया। वो पुराना एक बड़ा खूबसूरत शेर है ना, दुश्मनी जम के करो पर ये गुंजाइश रहे, गर कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। पर अब आप सोच के देखिए, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब तो बिल्कुल उल्टा है। अब तो आप ध्यान से देखिए तो अब यही शेर जो है वो बदल के क्या हो गया है, अब ये शेर बदल के ये हो गया है कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जब गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। अब थोड़ा सा और वक्त गुजरेगा तो आपकी ज़िंदगी में एक नया काम आ जाएगा, आप नए तरीके से सोचने लग जाएंगे और आप कहेंगे कि जब भी कभी आप ये कहेंगे कि आपके लिए क्या सामने है वो इम्पॉर्टेंट है, बस उस दिन कैसे को आपने छोड़ दिया है सामने वाले के एनिमल पे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम हैं सोशल एनिमल्स। अगर सोशल होने का जो खोल है वो हटा तो एनिमल इंस्टिंक्ट्स ऊपर आएंगे, और वो एनिमल इंस्टिंक्ट्स को ऊपर न आने देना सब पॉसिबल तभी है जब दादी माँ जो है उसको आप अपने दिमाग में घुस देना दें। सर, एनिमल इंस्टिंक्ट से बात की जाए तो कहीं ऐसा नहीं होता कि एनिमल इंस्टिंक्ट इंसान का जो रॉ रियल बिहेवियर बाहर लाता है और उसको एक फ्रीडम और उसको एक वो जो बोलते हैं ना, वो जो कैद से बाहर लाता है, तो कहीं एनिमल इंस्टिंक्ट बुरा है क्या? आप ऐसा एनिमल इंस्टिंक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि जानवर Release, जो आप बोलते हैं, हाँ, रिलीज है वो। हाँ, जानवर जो है वो जानवर प्रियवर, ये सब जानवर मतलब जिसमें जान हो वो जानवर है। तो यहाँ एनिमल इंस्टिंक्ट से मेरा मतलब ये था कि वो जो दादी माँ ने आपके अंदर की एनिमल इंस्टिंक्ट को डेस्परेशन के साथ जोड़ दिया है, ये वो वाली एनिमल इंस्टिंक्ट है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एनिमल इंस्टिंक्ट का क्या मतलब है, दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनके लिए, किसी भी एनिमल के लिए। एक सर्वाइवल, एंड दैट टू फॉर लॉन्ग इनफ टू पास ऑन योर जीन्स, यानी सर्वाइवल एंड प्रोक्रिएशन, यही दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एनिमल को तो यही दो चीज़ें चाहिए। अब कुत्ता ये थोड़ी सोचता है कि वो सीटीओ बनना है ना, बिल्ली ये थोड़ी सोचती है कि मुझे जल्दी से एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर बनना है, क्योंकि उसके लिए दो ही चीज़ें ज़रूरी है, सर्वाइव करना है और उसको रिप्रोड्यूस करना है। एक एनिमल इंस्टिंक्ट का यहाँ जो मेरा मतलब था वो ये था कि एक ऐसी प्रोग्राम्ड एनिमल इंस्टिंक्ट जहाँ पे एक फैब्रिकेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है और आपको ये एहसास दिलाया गया है कि अब आपको बचने के लिए एक दूसरे से बेहतर होना है। कोई भी जानवर हिंसक जो है वो तब होता है जब उसको भूख लगती है, लेकिन उसकी एक टेरिटोरियलिटी भी है। अब टेरिटोरियलिटी अधिकतर जानवरों की इसलिए थी क्योंकि उनको भूख लगे तो उनका जो प्रे है, उनका जो फूड है, वो उन्हीं के दायरे वाला जो है वो उसको कोई और आके क्या ना कर ले, खा नहीं ले, इसलिए टेरिटोरियलिटी बनाई। लेकिन आप हमें देखिए, हम जो हैं आज भी हमारी जो पार्किंग की स्पेस है वहाँ पे कोई और गाड़ी पार्क करके चले जाता है तो क्या खून जलता है, कभी आपने देखा है? हाँ, आज ही हो रहा था ये। एंड व्हाई डज दिस हैपन? बिकॉज इट्स अ फैब्रिकेटेड एनवायरनमेंट दैट वी हैव क्रिएटेड टू ट्रिगर एन एनिमल इंस्टिंक्ट, एंड दैट टू एट प्लेसेस वेयर दे आर नॉट रियली रिक्वायर्ड। कॉर्पोरेट यही कर रहा है। कॉर्पोरेट ने आपको एक सेंस ऑफ अर्जेंसी दी है। मैं सुनता हूँ लोग कहते हैं कि 40s आर द न्यू 30s, 50s आर द न्यू 40s। ये क्या है? आपने ये फीलिंग क्यों दी? आपने फीलिंग इसलिए दी क्योंकि आपको 40s का कस्टमर जो है ना, उसकी जो बाइंग की जो एक अंदर से इच्छा है ना, उस इच्छा को जगाए रखना है। आज आप एक ऐड उठा के देख लीजिए, किसी भी ऐड में आपको लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते नहीं मिलेंगे। एक लड़की होगी जो आईने में देख रही होगी, एक लड़का है जो आईने में देख रहा है, एक लड़का है गाड़ी चला रहा है,
उसको जो है वो पीछे जो बैठी है उससे वो बात नहीं कर रहा है, पीछे जो बैठी है वो अपनी तरह से बैठी हुई है, लड़का जो है वो अपनी तरह से सामने दिखा रहा है। ये सब क्या है? हमने इवेंचुअली एक ऐसा कल्चर क्रिएट किया है जहाँ पर हमारे अंदर की एनिमल इंस्टिंक्ट्स को एक फैब्रिकेटेड एनवायरनमेंट में पिटिंग अगेंस्ट ईच अदर करके, टेरिटोरियलिटी क्रिएट करके, स्टैंड अलोन सर्वाइवल और अपने खुद के प्रोक्रिएशन को ध्यान में रखते हुए जीना सिखाया गया। तो जो सोशल मीडिया है वो भी यही कर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया तो ऐसे दिखाया जाता है कि एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है, पर क्या सही में कनेक्ट कर रहा है या अलग कर रहा है? दरअसल वो आपको कनेक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो डिज़ाइंड ही ऐसा है, वो डिज़ाइंड ही ऐसा है कि वो आपको सेंस ऑफ कंपटीशन दे। एग्जाम्पल दो, कल मैं, जितेश, सकल सर, हम सब जो हैं वो एक ही उसमें रहते हैं, मान लीजिए एक कॉलोनी में रहते हैं आज से बरसों पहले, और वहाँ पर मेरे पास जो साइकिल है वही जितेश के पास है, मेरे घर में जिस तरह की कुर्सियाँ हैं वैसी सकल सर की कुर्सियाँ हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास जो स्कूटर था उसका रंग थोड़ा सा नया था, अलग तरह का था, लेकिन आपके पास भी स्कूटर था। तो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे मेरा जो कंपैरिजन सेट है वो हॉरिजॉन्टल है, और जब हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन सेट है तो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से अफेक्ट नहीं हो रही है। अब जब मैं इंस्टाग्राम पे जाता हूँ मेरा कंपैरिजन सेट अचानक से हॉरिजॉन्टल से होके वर्टिकल हो जाता है, और जैसे ये वर्टिकल कंपैरिजन सेट क्रिएट हुआ तो मैं यहाँ बैठ के अब जितेश की साइकिल या सकल सर के सोफे के डिज़ाइन से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। अब मैं कर रहा हूँ यहाँ बैठकर गोवा में गए हुए मेरे दोस्तों से, यहाँ बैठकर मेरे कज़िन जो कि अमेरिका में सेटल्ड हैं उनसे, यहाँ बैठकर एक सेलिब्रिटी के घर के इंटीरियर से, यहाँ बैठकर एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन के पावर गेम से। मैं इस सब को देख रहा हूँ और इस वर्टिकल कंपैरिजन सेट की वजह से अब मेरे अंदर एक पूरे टाइम सेंस ऑफ खला, दैट इज सेंस ऑफ वॉइड, और साथ ही साथ एक सेंस ऑफ अर्जेंसी टू रीच समवेयर, ये डेवलप हो जाता सर ये आई कैन एक्सपीरियंस दैट, एंड आई थिंक सबने एक्सपीरियंस किया है। पर इससे अगर दूर जाएंगे हम तो क्या ये अवॉइडेंस नहीं है? क्योंकि ये तो एक एक्सपोजर है, ये तो एक अवेलेबिलिटी है, ये तो एक मार्केट है। मतलब ये तो फिर अगर हम बाहर भी जाएं, मतलब मैं घर से बाहर भी जाता हूँ तो भी कंपैरिजन मुझे दिखता है कि भाई किसी की बेटर गाड़ी है, किसी की बेटर ये है, किसी की बेटर कपड़े हैं, तो फिर तो हम घर में रहें। ओह दैट्स द बेस्ट पार्ट। मैं जब बाहर जाता हूँ तब मुझे ये दिखता है ना, यहाँ तो मैं घर में बैठा हूँ तो भी मैं देख सकता हूँ ना। एक्सपोजर का डिफरेंस टाइम रहा है ना सर, हो तो पूरे टाइम, दैट्स द वर्ड, हो तो पूरे टाइम रहा है। द प्रॉब्लम इज पूरे टाइम, द प्रॉब्लम इज पूरे टाइम, द फ्रीक्वेंसी। No, if I, like for an example, if I'm a corporate employee and I go 2 hours of commute and 2 hours of back, तो वो 4 घंटे तो वैसे भी चल रहा है। लाइक बॉम्बे दिल्ली में तो ये बड़ा कॉमन है कि वो चल ही रहा है। तो उसमें सोशल मीडिया क्या सही में कल्प्रिट है, या इट इज आवर परसेप्शन टुवर्ड्स द वर्ल्ड व्हिच इज क्रिएटिंग दैट void in us? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जितेश। अगर मैं उस बात को कंप्लीट करूं तो मैं एज एन इंडिविजुअल अपने 5 दरवाज़ों से अपने अंदर ज़िंदगी को ले रहा हूँ, दुनिया को अपने अंदर एंटर करने दे रहा हूँ। वो है मेरे 5 सेंसेस, है ना भाई। साइट है, साउंड है, स्मेल है, टच है, ये जो पूरे मेरे स्निफ कर रहा हूँ मैं, ये जो सारी चीज़ें जो हैं, ये 5 द्वार जो हैं, इसके थ्रू मेरे अंदर दुनिया आती है और मेरी ज़िंदगी का परसेप्शन क्रिएट होता है। राइट। अब अगर ध्यान से देखो तो पाओगे मैं बाहर जा रहा हूँ और मुझे कुछ दिख रहा है, तो मैं ये भी जानता हूँ कि मैं बाहर जा रहा हूँ और मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि मैं बाहर गया हूँ और मुझे ये दिखा है। मैं अमेरिका घूमने जाता हूँ तो मैं अमेरिका को कंपेयर नहीं करूँगा अपने आप से। मैं अगर ऑस्ट्रेलिया घूमने जाता हूँ तो ऑस्ट्रेलिया को अपने आप से कंपेयर नहीं करूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा मुझे यहाँ रहना है। और उसमें ये भी है सर कि मैं मोदी जी से अपने आप को कभी कंपेयर नहीं करूँगा, पर अगर कोई मेरे आसपास है तो उससे मेरा बड़ा कंपैरिजन। बिल्कुल सही बात है। और प्रॉब्लम ये है कि अब मेरे आसपास जो है, उस आसपास के डेफिनेशन में दरअसल एक वर्चुअल वर्टिकल कंपैरिजन सेट आ गया है। पहले मैं यहाँ था, मैं और जितेश यहाँ बात कर रहे हैं, अब मैं इस पूरे मोमेंट में इस वक्त यहाँ पर हूँ, लेकिन अचानक से आप मुझे एक वो दिखा दो, रील दिखा दो, जिस रील में मेरा कजिन जो है इस वक्त दरअसल स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों में जो है वो घूम रहा है। अब मैं यहाँ नहीं हो सकता। भाई सुख और दुख की बेसिक डेफिनेशन क्या है? आप जहाँ आपका मन हो और जहाँ आपका तन हो, अगर ये 2 जगहें अलग अलग हैं तो आप सुखी नहीं रह सकते। सर अब यहाँ पे मैं आपको एक बोलना चाहूँगा, जस्ट टू अंडरस्टैंड इट बेटर,
चलिए आपने रील नहीं देखी पर कहीं से आपको एसएमएस आ गया कि चिंटू गया है स्विट्जरलैंड, हाँ, है ना? तो ये और उसमें क्या फर्क है? मतलब बहुत बड़ा फर्क है। फिर भी आप फर्क इसलिए है क्योंकि ब्रेन इस वक्त अपनी इमेजेस खुद क्रिएट करेगा। हाँ, और हो सकता है बेटर करे सर। दैट्स द बेस्ट पार्ट। मैं बेटर क्रिएट कर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे ब्रेन की इमेजेस मेरे अच्छा। अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनपुट है उसी के बेसिस पे होगा, है ना? भाई मैं इस वक्त मुझे कहा गया चिंटू जो है वो स्विट्जरलैंड गया हुआ है, तो मैं इमेजिन क्या करूंगा? मैं इमेजिन करूंगा चिंटू स्विट्जरलैंड में वो कर रहा है जो मैं करना चाहता हूँ। ओके। यही इमेजिन करूंगा ना, क्योंकि मेरी हाँ, इमेजिनेशन की अपनी एक हद है। रहेगी जितनी करेक्ट। लेकिन ये इमेज क्या है? ये इमेज मेरी खुद की जनरेटेड इमेज है मेरे ब्रेन की। लेकिन Is अगर that more empowering and more lucrative or something which is actual real of Chintu? ओ दैट्स द बेस्ट पार्ट, मेरी जनरेटेड अगर इमेज है तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ? मॉडिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी जनरेटेड इमेज है ना, वो तो मेरी मैन्युफैक्चर्ड इमेज It's like a dream. मैन्युफैक्चर्ड kind of इमेज है, dream, बिल्कुल। अब एक इम्पोर्टेड इमेज है, Fantasy. मतलब that is a fantasy. First नो one. दैट and इज this- इम्पोर्टेड इमेज। मतलब इम्पोर्ट किया, देखिए इसको मैं ऐसे बताता हूँ। एक इंसान को अगर वो डिप्रेस हो रहा है और उसने किताब पढ़ना शुरू कर दी तो डिप्रेशन से निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि किताब पढ़ रहा हूँ तो जो भी पढ़ रहा हूँ इवेंचुअली हमारा ब्रेन पिक्चर के टर्म्स में सोचता है। Correct. तो मैं जब एक पढ़ रहा हूँ कि सतीश ने धवन को ये कहा, तो इसमें सतीश और धवन जो है उसकी इमेजेस मैं क्रिएट कर रहा हूँ। Correct. तो मेरी इंपोर्टेड इमेजेस नहीं है ये, और ये मेरी film- मैन्युफैक्चर्ड है। और ये- अगर फिल्म देख रहा हूँ तो नेटफ्लिक्स पे बिंज करना और एक बुक पढ़ना में बेसिक डिफरेंस क्या है? नेटफ्लिक्स पे बिंज करने में That's a good इमेजेस question, इंपोर्ट हो रहे हैं हाँ, और मतलब बुक पढ़ने foreign में है, foreign है वो। ऐसी कैसी इंपोर्ट हो रही है, और इसमें क्या हो रही है? जनरेट हो रही है, Create हो रही है। क्रिएट हो रही है। तो ये जो जनरेटेड इमेजेस हैं उनसे डील करने के लिए मेरा ब्रेन जो है वो इक्विप्ड है। Okay. लेकिन इंपोर्टेड इमेजेस से डील करने के लिए वो नहीं अभी है। तैयार नहीं है। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ना भाई, वन साइडेड लव इंसान क्यों नहीं भूल पाता? क्योंकि उसमें इमेजेस जो हैं वो क्रिएटेड रहती हैं खुद की। पर वन साइडेड लव में इंसान जिंदगी भर रहता है और खुश रहता है, दुखी नहीं रहता कभी। अपने माजी को याद करके मुझे कोई भी इंसान दुखी नहीं दिखा आज तक। वो सब लोग ये याद करते हैं क्या वक्त था, अरे वो होता तो क्या होता। अब आप देखो ऐसा क्यों? क्योंकि जनरेटेड इमेजेस हैं, इंपोर्टेड नहीं है। वो अगर इंपोर्टेड इमेजेस होती तो आपके लिए पेनफुल हो जाता। एग्जाम्पल दूं, अब जावेद अख्तर की बड़ी खूबसूरत नज़्म है, मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, मगर भुलाना भी चाहूं तो किस तरह भूलूं, कि तुम तो फिर भी हकीकत तो कोई ख्वाब नहीं, यहाँ तो दिल का ये आलम है क्या कहूँ कमबख्त, भुला सका नहीं ये वो सिलसिला जो था ही नहीं, वो एक ख्याल जो आवाज़ तक गया ही नहीं, वो एक बात जो मैं कह नहीं सका तुमसे, वो एक रब्त जो हम में कभी रहा ही नहीं, मुझे है याद वो सब जो कभी हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि वन साइडेड लव में तो सारी इमेजेस क्या है? Creation है। क्रिएटेड है, जनरेटेड है। उनसे डील करने में मैं खुश रहूंगा। इंपोर्टेड आई तब तकलीफ होना शुरू होगी। हाँ, मतलब शेख चिल्ली बनने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। डे ड्रीमिंग इज एक्चुअली एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रिएशन, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन। रूमिनेशन है ना। रूमिनेशन क्या होता है? रूमिनेशन का रूट वर्ड कहाँ से आया है? गाय जब खाती है तो गाय के खाने के वो जुगाली जो है वहां से रूमिनेशन का वर्ड आया है। तो हम तो वायर्ड हैं कि भाई जो हम जुगाली कर रहे हैं, बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। अभी फुर्सत के रात दिन में आप अगर तसव्वुर जाना किए हुए हैं तो आप दुखी थोड़ी होते हैं। लेकिन आपने चिंटू की वो रील देख ली तो आप होंगी। अब इसको अगर फिर से कनेक्ट करूं उसी बात से जो तुम कह रहे थे कि ये जब मैं बाहर जाता हूं और मुझे दिखती है कोई चीज, तो वो फर्स्ट हैंड इनपुट है मेरे लिए, वो सेंसरी इनपुट है। एग्जाम्पल देता हूं, कभी रील देखना, रील में टेम्परेचर कभी नहीं दिखेगा जगह का। टेम्परेचर कभी दिखा है रील में? इमेजिन करो वो इंसान जो इस वक्त ना वो हवाओं पे वैसे वहां पे खड़ा हुआ है, चट्टान पर ऐसे हाथ कर रहा है और पीछे गाना चल रहा है, बिल्कुल रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा मुझे तू एक झलक तो दिखा टाइप। उस टाइम पे टेम्परेचर नहीं है। आप जब ये करने जाते हो ना तब अक्सर वहां पे टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप रील खींचने के लिए तो बाकायदा ऐसे कर लेते हो, फिर अचानक से कहते हो जल्दी हो गया क्या? अब आप बताइए, अगर मैं खुद वहां पर हूं तो मैं सेंसरी इनपुट ज्यादा ले रहा हूं। मेरे लिए You're close to reality. You're close to reality, that's the word. तो जब क्लोजर टू रियलिटी आप जिएंगे तो आपकी जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन, बर्नआउट, ये सब कम आएगा। भली वो रियलिटी आपकी औकात के, बिसात के बाहर की ही क्यों ना हो। इट्स ओके अगर औकात के बाहर की भी है। मैं खुद अगर जा रहा हूं अमेरिका और जाकर वहां पर ये सब देख रहा हूं, मैं नहीं जलूंगा अमेरिकन से। लेकिन अगर वहां पर मैं इंपोर्ट कर रहा हूं उस इमेज को, तब मैं जलूंगा। अब इससे मुझे बिल्कुल अब आई कैन रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग कि कभी हम अमेरिकन जब आते हैं, कोई पार्टी में होते हैं, कोई दोस्त की शादी में होते हैं, तो और वो इंडियंस ही होते हैं, एनआरआईज होते हैं या यहाँ से गए हुए होते हैं 10 15 20 साल पुराने, तो
या कोई 5 साल वाला ही जो होता है, उससे जब बात करो आप, तो वो बोलता है यार यहाँ से तुमको देखने में अच्छा लग रहा है, वहाँ आके एक बार समझोगे आई तो तुमको समझ थिंक में आएगा। यू जस्ट, मतलब इससे अच्छे से कहा नहीं जा सकता है, यू सिंपली क्रीम्ड इट। बिल्कुल यही है, वो रियलिटी जी रहा है, हम उसकी जिंदगी को दूर से देख। बिल्कुल सही बात। और ये काफ़ी एक्टर्स के साथ भी है। हाँ, क्योंकि कुछ एक्टर्स हैं, मैं नाम ऑब्वियस नहीं लूँगा, जो हमको बहुत एनर्जेटिक और बहुत पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस दिखती है, बट दोज पीपल हु आर क्लोज टू देम, आई एम क्लोज टू देम, एंड दे सेड वो पूरे टाइम कोक पे रहता है। हाँ, बिल्कुल सही, जो एनर्जी आपको दिखा रहा है वो बहुत फेक एनर्जी है, और बिल्कुल वो सही। उस बंदे को वो स्क्रीन पे लाने के लिए, वो जो आप बात कर रहे थे व्हाट्सएप वाली, कि आपको व्हाट्सएप से दूर रहना पड़ता है ताकि आप वो जोन में रहे, तो उसको उस जोन में हमेशा रहना पड़ता है ताकि वो स्क्रीन पे वो जोन में रहे। एब्सोल्युटली। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बर्नआउट, ये फ्रस्ट्रेशन, ये सारा सोशल मीडिया की वजह से नहीं है। सोशल मीडिया ने हमारी उन इंस्टिंक्ट्स को पेट्रोल जैसा मैनिफेस्ट काम होने कर के दिया। लिए पेट्रोल जैसा काम हो पेट्रोल गया जैसा काम कर दिया। उसने बारूद Fast हो को गया। बिल्कुल अब अचानक से बाहर निकलती है ना। हाँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप सोशल मीडिया को ब्लेम नहीं कर सकते। मैं सारे सोशल मीडिया पे हूँ, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब जगह पे हूँ। मैं सुबह 10 मिनट हूँ, शाम को 10 मिनट हूँ, मैं अपना काम करके आ जाता हूँ। मैं सोशल मीडिया को यूज़ करता हूँ, मैं As a सोशल मीडिया को creator. अपने आप को यूज, हाँ, टू As a क्रिएट, एज अ creator. क्रिएटर मैं जाके अपना काम करूँगा। फ्रेंड्स, आप सर का चैनल देख सकते हैं, डॉक्टर संदीप अत्रे, सोशलिजेंस इज द कंपनी नेम, और ही हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ शॉर्ट फिल्म्स टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। सो यस, यू आर यूजिंग एज अ क्रिएटर। आई एम यूजिंग इट, एंड एट द सेम टाइम मुझे बात पता होना चाहिए, टेक्नोलॉजी पुरानी कहावत है, टेक्नोलॉजी इज अ गुड स्लेव बट अ बैड मास्टर। तो आपको जो है वो कभी भी टेक्नोलॉजी को अपने आप को ओवरवेलम नहीं करने देना चाहिए। मतलब मेरा ऐसा मानना है, कंटेंट इज द न्यू एडिक्शन। अगर आप कंटेंट से एडिक्टेड हैं तो आप जिंदगी में हमेशा दुखी रहेंगे। उसकी वजह है क्योंकि कंटेंट आपको वो इमेजेस इंपोर्ट करा रहा है और लगातार करा रहा है। तो पहले तो आपके ब्रेन की अपनी इमेजेस जनरेट करने की क्षमता जो है वो वैसे भी जो है वो इस सब में जो है वो कुंद हो रही है। इट इज एक्चुअली गेटिंग स्टंटेड, दैट्स वही द वाली वर्ड। बात है कि वो आप बॉडी को वो चीज़ें दे दीजिए जो वो खुद प्रोड्यूस करती है, तो वो खुद प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। एब्सोल्युटली। अब नशा क्या है, मतलब एट द एंड ऑफ द डे जो लोग हम एट द एंड ऑफ द डे जब कोई भी नशा करते हैं तो हमारे ब्रेन में जो न्यूरोकेमिकल्स जो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं उनको मिमिक कर रहे हैं वो न्यूरोकेमिकल्स। अब आप ही सोच के देखिए, अगर आप ऐसा करने लग गए तो आपके ब्रेन को अपनी खुद की जनरेशन की जो कैपेसिटी है वो तो लगातार कम ही होती हुई महसूस होगी ना। और सर ये सोशल मीडिया के साथ मैंने जो एक बहुत कॉमन चीज़ देखी है, उस पर आप थोड़ा सा लाइट डालें, मूड स्विंग्स बहुत होने लग गए। What is the reason behind mood swings of people? Like it goes up and down. Is there a connection of social media? Is it the speed with which we are consuming content or we are living our lives? And how do you manage them? And why does it happen first of all? क्यों होता है ऐसा? ये तो दो वर्ड्स हैं, एक होता है वेदर, एक होता है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट और वेदर में क्या फ़र्क है? अगर देखोगे तो पाओगे क्लाइमेट जगह का एक रिलेटिवली परमानेंट जो है वो फैब्रिक है उस जगह का, और वेदर जो है वो तो बदलेगा। आसमान और बादल की तरह, एग्जैक्टली, something like that. बिल्कुल सही बात है। तो एक इंसान का नेचर होता है वो क्लाइमेट है, और एक इंसान के मूड्स हैं वो वेदर है। ठीक है, अब मूड्स तो वैसे भी बदलती हैं, लेकिन मूड स्विंग्स क्या होते हैं वो देखना। मूड स्विंग यूज किया है तुमने वर्ड, चेंज यूज नहीं किया है। स्विंग क्या है? Fast. पेंडुलम, एक इधर गया और एक उधर गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप जो हैं वो जब भी कभी पेंडुलम को इस साइड ऊपर ले जाएंगे तो वो जितना इस साइड आप ले गए हैं वो उतना ही उस साइड जाएगा। आप नहीं तय कर सकते कि आप इस साइड इतना लाएं पर उस साइड उतना ही जाए। जितना आपने इधर खींचा है उतना ही उधर जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, गीता में कृष्ण जो है वो अर्जुन से जब बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम वापसी। मतलब जो सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में सेम रह सके, न्यूट्रल, उसे आप वो युद्ध में जाके कुछ भी कर ले उसे पाप नहीं पड़ सकता, है ना। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम वापसी। उसको पाप नहीं लगेगा वो जाके कुछ भी करे। अब लोग मुझसे कहते हैं कि जब आप ये बोलते हो तो इसमें सुख और दुख में सुख पहले क्यों बोला उन्होंने दुख सुखे समय कृत्वा क्यों नहीं बोला? सुख दुखे समय कृत्वा क्यों बोला? उसका रीजन है क्योंकि आप इस पेंडुलम को सुख में अगर कम ले जाओगे इस साइड तो दुख में वो कम आएगा। कम ही आएगा।
आपको, आप दुख में कम आएगा ये नहीं कर सकते, आपको सुख में कम करना है ताकि वो दुख में यहीं तक आए। आपको लाभ में कम करना है तो वो हानि में यहीं तक आएगा। आप सुख में यहां तक ले गए तो दुख में वो अपने आप स्विंग होके वहां तक जाएगा। सो इट इज अ मूड स्विंग। पॉइंट, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप ध्यान से देखो मूड स्विंग क्यों होते हैं? क्योंकि आप बहुत अच्छा महसूस करना चाहते हो, इसीलिए आप बहुत बुरा भी महसूस करोगे। तो सर मतलब ये तो मैं, अगर मेरा तो इससे तो फंडा ही गया कि भाई एनलाइटनमेंट कुछ चीज़ होती है जो हमको ऐसा लगता है कि उसमें बहुत खुश रहता है इंसान, तो मतलब वो तो हो ही नहीं सकता। नहीं, एनलाइटनमेंट तो खुशी एनलाइटनमेंट का कोई रिलेशन अरे नहीं है। एनलाइटनमेंट का तो जितेश और दूसरा मतलब है। वो एक गाना था ना साहिर लुधियानवी का, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, है ना, उसमें एक बड़ी खूबसूरत लाइन है, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। गम और खुशी महसूस ना हो, नहीं, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मतलब पेंडुलम इधर ही जा रहा है, इधर ही जा रहा है, इधर ही जा रहा है, ऐसे ही आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है, और छोटा हो रहा है, और छोटा हो रहा है, वहीं के वहीं घूम रहा है रुक वो। जाए। बिल्कुल, और फिर वहां के रुक ही जाएगा वो। दैट इज एनलाइटनमेंट, दैट इज एनलाइटनमेंट, न्यूट्रलिटी। एग्जैक्टली। पर न्यूट्रलिटी खुशी नहीं है क्या? वो न्यूट्रलिटी मतलब तो, स्माइल, चेहरे पे स्माइल नहीं है क्या? न्यूट्रलिटी खुशी या गम नहीं है। So न्यूट्रलिटी, smile on the face is what? न्यूट्रलिटी इज ए स्टेट वेयर यू आर ओपन टूवर्ड्स व्हाट कम्स। तो सर मतलब अगर मैं एनलाइटन हो जाऊंगा तो मेरे चेहरे पे स्माइल नहीं होगी, क्योंकि फिर वो अपने खुशी आप हो गई। होगी, तो अपने फिर वो आप खुशी हो गई ना सर। चेहरे पे खुशी नहीं है। अरे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, खुशी और स्माइल में कनेक्शन जो है वो दूर दूर तक नहीं था। Okay. बच्चा जो है वो स्माइल पहले करना शुरू करता है, खुश बाद में होता है। उसको खुशी क्या होती है वो आई नहीं, उसके पहले स्माइल आ जाती है उसको, बिकॉज स्माइल और खुशी में कनेक्शन नहीं है। स्माइल इज अ सोशल टूल। छोटा बच्चा स्माइल करना तभी सीख जाता है जब उसको ये भी नहीं पता होता खुशी और दुख होता क्या है। बताइए आप, वो जो 3 महीने का वो छोटा सा वहाँ पे वो स्माइल कर रहा है आपको हाँ, देख मेरी के। कर रही है अब आप ही मुझे बताओ, वो 3 महीने का स्माइल कर, उसको मालूम है खुशी क्या होती है? कुछ नहीं मालूम उसको। उसको एक टूल है, याद रखो वो जानवर है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सर्वाइवल और प्रोक्रिएशन। अब प्रोक्रिएशन तो भी कर नहीं सकता हो, सर्वाइवल करना है उसको पहले। अब सर्वाइवल करना है तो वो क्या करेगा? तो वो देखता है कि जब वो स्माइल करता है ना तो ज़्यादा लोग उसको देखते हैं, और उसके लिए अटेंशन इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर सर्वाइवल। तो उसको समझ में आ जाता है बॉस 2 ही चीज़ें करो, स्माइल करोगे, स्माइल करके देखो ना तो ये बड़े प्यार से गले लगा लेते हैं, स्माइल करके देखो ना तो खुद बुला लेते हैं, अच्छा रो ना तो खाना खिला देते हैं, रो ना तो दूध पिला देते हैं, पानी पिला, ये सब क्या है? तो ये स्माइल और खुशी में कोई कनेक्शन नहीं। एक्चुअली वैसे भी जितेश, मेंटल हेल्थ का खुशी से कोई कनेक्शन था ही नहीं। मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कि आप सारे इमोशंस को नेचुरली जिए बिना उनको स्ट्रेच किए। तो बेस्ट तरीका जो होता है वो ये होता है कि जियो और जीने दो, नहीं जियो और जाने दो। यू हैव टू लिव इट एंड देन लीव इट, एंड द बेस्ट पार्ट इज इफ यू लिव इट, इट गेट्स लेफ्ट ऑन इट्स ओन, यू डोंट हैव टू लीव इट। नाउ कमिंग बैक टू योर पॉइंट, एक इंसान जो एनलाइटेंड है ना वो दुखी भी होगा। गम मुझे, हसरत मुझे, वहशत मुझे, सौदा मुझे, एक दिल देकर खुदा ने दे दिया क्या क्या मुझे, ये सारे जीने हैं, ये सारे इमोशंस जीने हैं। तो वो जो न्यूट्रलिटी है वो आपको क्या देती है? एनलाइटनमेंट क्या देता है? एनलाइटनमेंट आपको देता है एक ऐसा स्पेस जहां पर यू आर ओपन फॉर एनीथिंग टू एंटर, और एंटर एंड गो ऑन इट्स ओन। और ये अगर आप You don't get attached to it. you don't get attached because you have created a space. You're not disturbed. You're not disturbed. Neither positively, neither negatively. है ना, मतलब कुछ क्या अच्छा हार हो में गया। क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही। अब ये ख्याल ही इतना खूबसूरत है, क्योंकि आप तो उसको आने दे रहे हो और जाने दे रहे हो, आने दे रहे हो और जाने दे रहे हो, आप उसे पकड़ के नहीं रख रहे हो। You're not stretching it. So that means anyone can be enlightened who can just handle all the things, all the ups and downs coming in their life with neutrality and having the same emotion. That is enlightenment. No, not same emotion. Exactly the emotion that is coming. Okay, feeling that emotion. अरे बिल्कुल, मतलब मैं जब रो रहा हूं तो जार जार रोऊं, मैं जब हंस रहा हूं तो खुल के हंसूं, मैं जब दुखी हूं तो बहुत दुखी हूं। अब डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन दुखी होना थोड़ी है, सैडनेस और डिप्रेशन में कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, उसमें चिपके नहीं रहना है। एग्जैक्टली उसमें चिपके नहीं रहना ना, क्योंकि आप ध्यान से देखो ना डिप्रेशन में और सैडनेस में क्या डिफरेंस है। जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो DSM, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स और इमोशनल प्रॉब्लम्स जो हैं, वो दरअसल क्या बोलता है? वो कहता है कि एक प्राइमरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया में से एकमात्र नहीं, एक क्राइटेरिया क्या है? एनी सैडनेस विच लास्ट फॉर मोर देन 2 weeks Is depression. is one of the criteria for Criteria depression. for depression.
अब अगर ध्यान से देखोगे जितेश, तो जो रह गई, भाई सुत्तक मनाते हैं हम हिंदुइज्म में। सुत्तक का मतलब क्या होता है? सुत्तक का मतलब ये होता है जब किसी की डेथ हो जाए, वैसे एक्चुअली जन्म होता है तब भी मानते हैं, क्योंकि हिंदुइज्म में मानते हैं कि कोई जन्मा है मतलब कोई गया होगा, है ना। तो आप क्या करते हैं, सुत्तक दोनों टाइम रखते हैं। 15 दिन आपको क्या करना है? आपको जो है वो दिया नहीं जलाना है, आपको पूजा नहीं करनी है, आपको खाना नहीं बनाना है। तो आपको करना क्या है फिर 15 दिन? पूरा कुटुंब बैठ के कर क्या रहा है? दुख मना रहा है। क्यों दुख मना रहा है? क्योंकि दुख जिएगा तो दुख निकल जाएगा। अगर 15 दिन के बाद भी, इमेजिन करो कितनी इंटरेस्टिंग कल्चर का वो था कैरेक्टर। 15 दिन का सुत्तक है, अब वो 13 दिन का हो गया, फिर वापस 11 दिन के हो गए, 3 दिन पे आ गए, 15 दिन का सुत्तक है। और डीएसएम का क्राइटेरिया देखो 2 वीक्स, यानी सैडनेस अगर उसके बाद भी रह गई तो फिर वो डिप्रेशन के लिए क्वालिफाई होगी ना। सो पॉइंट इज, इट इज नॉट अबाउट सेम इमोशन में रहना, इट इज अबाउट जो इमोशन आ रहा है उसके साथ चल देना, पर उसके साथ योर वर्ड में चिपके ना रहना। That's how it is. Before coming to my next question, because it's very close, that how to find you're depressed. अगर आपको दुख है नहीं किसी के जाने से, क्योंकि होता है ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है कि someone who's close to you or maybe a family member and they leave and you are not that sad. Maybe you couldn't connect with that person, और ऐसा मुझे लगता है, तो फिर भी 13 दिन तक मुझे बुरा मानना है या मुझे रहना है? नहीं ना, मुझे फीलिंग नहीं आ रही। वो तो हमेशा आपके रिश्ते की प्रॉक्सिमिटी जो है उसी पर डिपेंड करेगा, आपके दुख की इंटेंसिटी। तो फिर 13 दिन का क्यों हो? मतलब फिर 13 दिन का इसलिए है क्योंकि उनको ये नहीं पता ना कि परिवार में किससे ज्यादा कनेक्टेड थे पिताजी। तो ऐसा नहीं कर सकते ना कि इसके लिए 3 दिन का सुत्तक, उसके लिए 2.5 दिन का, उसका 3.25 दिन। पर एक्चुअली यही हो रहा है कि वो उस बंदे के लिए जिससे सबसे ज्यादा कनेक्टेड है उसके लिए वो बना है। मतलब ओवरऑल देखिए, ये HCF LCM अपन करते थे ना, याद है? ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया उन्होंने, और या फिर लोएस्ट कॉमन, अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो निकलेगा उसको निकाल लिया। HCF LCM निकाल के उन्होंने ऐसी ड्यूरेशन निकाल दी, एंड दे डिड इट इंट्यूटिवली एंड स्टिल सो साइंटिफिकली। राइट, एंड दैट्स एन एक्सपीरियंस। जनरली कल्चर उसी से आता है कि वो बहुत सारे लोगों का वो सिमिलर एक्सपीरियंस है, तो कल्चर बनता है। तो कैसे पता सर, आज कोई ये वीडियो देख रहा है, उसको कैसे पता चले, वो सुन रहा है, पैसिवली सुन रहा है, एक्टिवली सुन रहा है, उसे कैसे पता चले वो डिप्रेस्ड? सबसे पहला क्राइटेरिया, एनी सैडनेस जो कि सारे जतन कर देने के बाद, सुबह उठ के घूमने के बाद, रात को जल्दी सोने के बाद, वक्त पे खाना खाने के बाद, लोगों से मिलने के बाद, हॉबीज़ को परस्यू करने के बाद भी अगर 15 दिन से ज़्यादा रह जावे, क्या सैडनेस परसिस्ट करे, उसकी इंटेंसिटी। सैडनेस देखो, एक इंसान सैड कैसे महसूस करता है, इमोशन क्या होता है ये समझाऊं तो सैडनेस ज़्यादा अच्छे समझ पाऊंगा। इमोशन इज एनर्जी मोबिलाइजेशन, है ना। एनर्जी को मोबिलाइज करना होता है सर्वाइवल के लिए। तो इमोशन इज नॉट अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इमोशन इज अ फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। जैसे गुस्से में खून हमारे हाथ की तरफ दौड़ता है, इसीलिए तो सनी पाजी जो है वो हैंडपंप उखाड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि खून पूरा इधर आ गया, क्योंकि फाइट करना है आपको, बॉक्स कर देते हैं। बिल्कुल, डर में खून पैरों की तरफ दौड़ता है, तभी तो भाग जाते हैं हम, इतने बुरी तेजी से भागते हैं। अभी अगर यहाँ छिपकली आ जाएगी तो ये पॉडकास्ट एक तरफ गया, मैं सबसे पहले भागूंगा यहाँ से। क्यों? उस टाइम मैं थोड़ी सोच रहा हूँ, फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, अपने आप गया है खून वहाँ पे। उसी तरह से खुशी में मेरी एनर्जी ऊपर की तरफ आती है, मैं बल्लियों उछलता हूँ, एक फ्रेज हुआ करता था। एंगर में तो हाथों की तरफ जा रही है ना, ऊपर मतलब ऐसे, ऊपर की तरफ ऐसी जा रही है, इसलिए वो रनर्स हमेशा ऐसे चलेंगे, बिल्कुल ऊपर जाता है हाथ। और जैसे जो हारेगा उसके ऐसे जल्दी से कंधे लटक जाएंगे, है ना। तो अब अगर देखोगे ध्यान से, हिसाब से सैडनेस क्या करती है, सैडनेस में आप रियलाइज करते हो कि आपकी एनर्जी डंप हो गई, आप उठ ही नहीं रहे हो, आप बैठ रहे हो, आप रो रहे हो, आप कुछ नया नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं खा रहे। ये सब क्या है? सैडनेस, इवोल्यूशन ने हमें जानबूझ कर दिया कि जब हमारे सर्वाइवल से रिलेटेड किसी इंपॉर्टेंट पैरामीटर पर सेंस ऑफ लॉस ऑफ अ रिसोर्स हो, तो हमको रीस्ट्रेटेजाइज करने से पहले जो अपनी फीलिंग्स हैं उनको वापस से बेसलाइन लेवल पे आने के लिए थोड़े वक्त तक जेस्टेशन में, यानी पॉज में, बफर में जाना पड़ेगा। वो सैडनेस है। जैसे अब तुम जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो, है ना, और करने के लिए तुमने जो है वो एक बहुत ही अच्छा सा जो है वो लॉटरी का टिकट खरीदा, पूरे ऑड्स थे कि तुमको मिल जाएगा, तुम्हें नहीं मिला, तो तुम्हारे प्लान्स किससे कनेक्टेड थे? लॉटरी के टिकट से कनेक्टेड थे। अब अगर इसके फौरन बाद तुमने जाके अगला टिकट खरीद लिया तो तुम गलती करने वाले हो, चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि तुम्हारे प्लान्स जो हैं वो प्लान्स पिछले जो थे, उसको तुमने जो प्लान्स किए थे पिछले लॉटरी के टिकट से, उसको इस लॉटरी के टिकट से जोड़ोगे,
उसके बजाय अगर अभी तुम कुछ नहीं करोगे, सैडनेस मतलब क्या, इनर्शिया, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो दूसरे तीसरे दिन शायद ये समझ आ जाएगी ना कि लॉटरी के टिकट को अपनी फेट या सक्सेस से कनेक्ट करने के अलावा बाकी ऑल्टरनेटिव कनेक्शंस भी हो सकते हैं। शायद इसीलिए जब गैम्बलिंग होती है और आप हारते हैं तो आप पिछले वाले से कनेक्ट करते हैं और आप और गैम्बल करते हैं, Exactly. और उस वक्त वो ऑक्सीजन भी डालते हैं सो दैट यू फील गुड करेंगे। क्योंकि अगर आप सैड फील करेंगे तो आप और गैम्बल नहीं करेंगे। अरे सैड इंसान को आप इंश्योरेंस बेच ही नहीं सकते। सैड इंसान तो sad आपका इंसान हर को- डॉक्यूमेंट देखता है। सैड इंसान को तो कोचिंग भेज सकते हैं सर। हाँ, सैड को इंसान को आप कोचिंग में, सैड इंसान को कोचिंग भेजोगे तो वो जाके हर चीज को डिटेल में अंडरस्टैंड करेगा। हैप्पी लोग जो हैं, हर मार्केटियर जानता है कि सैड इंसान को कोई भी चीज बेचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो क्या करता है, वो एनालाइज करता है, बिकॉज सैडनेस इज सपोज टू ट्रिगर एनालिसिस। अब इमेजिन करो अगर मैं सैड हूँ और तुम मेरे पास आए और तुमने मुझसे कहा कि ये जो है, ये एक म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो आप तो संदीप सर, तो तुम्हें क्या लगता है, मैं ये कहूँगा कि हाँ यार डाल देते हैं, मैं ऐसे थोड़ी करूँगा। मैं ऐसा कहूँगा हाँ लाओ देखो जरा क्या क्या है, और मैं पूरा डिटेल में जाऊँगा, क्योंकि खुशी जो है वो डाइवर्जेंट है, दुख जो है वो कॉन्वर्जेंट है, तो मैं ज्यादा डिटेल में एनालिसिस कर पाऊंगा। इसीलिए ध्यान से देखना, डज मोर एनालिसिस। एग्जैक्ट। अरे इसीलिए तो ध्यान से देखना, जब कोई बच्चा IIT JEE की तैयारी कर रहा होता है, नीट की तैयारी कर रहा होता है, तो उसके दादा दादी नाना नानी आके उसको क्या कहते हैं, आके अक्सर उसको देख के कहते हैं उसके माँ बाप को कि मेरे छोरे को क्या कर दिया तुमने, देखो कितना दुखी हो गया, जबकि वो दुखी नहीं, वो फोकस्ड है। क्योंकि फोकस में और सैडनेस में एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट सेम ही आता है। देखना ना कभी ध्यान से, एक बहुत फोकस्ड आदमी तुमको हल्का सैड ही मिलेगा, तुम कहोगे अरे यार कितना सैड है, जबकि वो सैड नहीं है, वो फोकस्ड है। हाँ, मेरे माँ बाप कई बार बोलते हैं That's how it is. सब ठीक है जी। सब ठीक है, बिकॉज वो कॉन्वर्जेंट इमोशन है। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, सैडनेस इनर्शिया है जो कि इवोल्यूशनरीली हमें इसलिए दिया गया ताकि हम एनालिसिस कर सकें जो हमने अभी अभी लूज किया है, ताकि हम जो अगली एक्शन लें उसमें इस एनालिसिस से निकाल के इन्फर करके वो गलतियां दोबारा ना करें। सैडनेस इज एन अपॉर्चुनिटी, डिप्रेशन इज अ क्राइसिस। ओके, सो अगर वो सैडनेस 15 दिन से ज्यादा जा रही है तो डिप्रेशन की तरफ जा रही है। यानी डिप्रेशन इज सैडनेस गॉन रोग। सर यू सेड रोग, व्हाट डू यू मीन बाय दैट वर्ड रोग हियर? व्हेन आई सेड डिप्रेशन इज सैडनेस गॉन रोग, तो रोग कौन होता है? टिपिकली वो CIA एजेंट वगैरह होते थे ना, जो हॉलीवुड की पिक्चरों में, जो उसके बाद फिर निकल जाते हैं, धोखा दे देते हैं। तो वैसे ही वो सैडनेस जो कि धोखा दे गई, जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जो आपके सिस्टम से गायब ही हो गई, पता ही नहीं चला, उसके ट्रैकिंग गायब हो गई, वो ट्रैकिंग जब गायब हो जाती है तब वो डिप्रेशन की तरफ जाने लग जाती है। अगर हमें पता भी नहीं चलता कि हम डिप्रेस्ड हैं। ओ, आपको पता चल जाना चाहिए अगर आप ट्रैक करोगे तो। पर हम ट्रैक ही नहीं करते। हम ट्रैक ही नहीं करते। हमको लगता है यही मेरा न्यूट्रल है। एग्जैक्टली, दिस इज हु दिस आई इज द एम। न्यू न्यूट्रल, दिस इज न्यू मी। न्यू मीन, वेरी ट्रू, दिस इज न्यू मी, दिस इज न्यू मीन, दिस इज न्यू नॉर्मल। और इस लर्निंग या इस झटके की वजह से और इस बंदे के जाने की वजह से या इस फेलियर की वजह से अब मैं ऐसा हो गया हूँ, बिल्कुल। एंड दैट्स माय लर्निंग, बिल्कुल। एंड दैट्स हाउ आई शुड बी लिविंग माय लाइफ, एंड दैट बिकम्स माय काइंड ऑफ अ स्ट्रेंथ सर। क्योंकि डिप्रेस्ड लोग बड़े सक्सेसफुल भी होते हैं, आप बता रहे थे। डिप्रेस्ड लोग सक्सेसफुल तो होते हैं पर खुश नहीं रह सकते। देखो, एक नॉर्मल आदमी के लिए, जितेश, एक नॉर्मल इंसान के लिए खुशी और कामयाबी दोनों बैलेंस में आनी चाहिए। अगर खुशी और कामयाबी दोनों बैलेंस में नहीं आ रही है तो एक हद के बाद ये इम्बैलेंस जो है वो उसको ले बैठता है, वो उसको ले डूबता है। इवेंचुअली आपको इनका बैलेंस बरकरार रखना है। बैलेंस ऑफ खुशी एंड कामयाबी, खुशी एंड कामयाबी, हैप्पीनेस एंड सक्सेस, मटेरियल सक्सेस, मटेरियल सक्सेस एंड हैप्पीनेस। और इसमें वो जो न्यूट्रलनेस है वो बड़ी काम आती है। क्योंकि जब आप खुश हुए तब आप खुश तो हुए, लेकिन आप खुश होने की लगातार की कोशिश से एडिक्टेड नहीं हुए। कामयाब हुए लेकिन किसी और से ज्यादा कामयाब होने के एडिक्शन से अफेक्ट नहीं हुए। बस ये बैलेंसिंग आपको रखनी पड़ती है। और उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप अगर डिप्रेस्ड हो रहे हैं, तो जैसा मैं अभी बात कर रहा था ना, हाई फंक्शनिंग भी लोग होते हैं जो डिप्रेशन में, तो हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन भी एक एक पर्टिकुलर टाइप होता है जिसमें बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अचीव कर रहे हैं पर हैं डिप्रेस्ड। अब वो घर जब वापस लौटते हैं तो घर वापस लौट के, मतलब वो एक बड़ा खूबसूरत शेर है, शायर तो मैं भूल गया, लेकिन तुम राह में चुपचाप खड़े हो तो गए हो, किस किस को बताओगे कि घर क्यों नहीं जाते? अब वो क्यों नहीं बताया, अब कैसे बताएगा वो, क्योंकि उसको भी नहीं पता है कि वो घर क्यों नहीं जाते। मतलब वो दुखी हार्ड वर्कर है और दूसरी कैटेगरी है जो सुखी लेजी है। एग्जैक्टली, हमें सुखी हार्ड वर्कर बनना है। ब्रिलियंटली पुट, एग्जैक्टली यही कॉम्बिनेशन चाहिए। और डिप्रेशन पे अगर वापस आए तो डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन, अच्छा ये एक क्राइटेरिया है 15 दिन, ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, सोने खाने से रिलेटेड, सब चीज़ों से रिलेटेड, लेकिन मेजर क्राइटेरिया ये है। अधिकतर प्रॉब्लम क्या हो रही है जितेश, लोग ना सैडनेस को डिप्रेशन समझने लग गए। मतलब बोलचाल की भाषा में हम ये बोलने लग गए हैं कि अब मैं डिप्रेस्ड महसूस कर रहा हूँ।
वो डिप्रेस महसूस नहीं कर रहे हो आप एंग्शियस महसूस कर रहे हो, आप नर्वस महसूस कर रहे हो, आप जिटरी महसूस करते हो, आप सैड महसूस करते हो, लेकिन आप डिप्रेस महसूस कर रहे हो। डिप्रेशन एक बहुत टेक्निकली डिप्रेशन एक काफ़ी बड़ा वर्ड है। सर रेजिलियंस, जब आप रेजिलेंट होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं आपको वो सक्सेस चाहिए, आपको वो चाहिए, उसमें भी कई बार सैडनेस आती है क्योंकि आप गिरते हैं फिर आते हैं, गिरते फिर आते हैं। तो क्या कैन रेजिलियंस ऑल्सो बी अ वीकनेस एंड व्हेन टू गिव अप ऑन समथिंग? Resilience can be, अगर resilience, if you go by the literal meaning of the word, then resilience cannot be a weakness. Cannot be a It is a strength. But yeah, you understand when to give up. Resilience जब rigidity बन जाए तब गड़बड़ा। ये कैसे फर्क समझ में आएगा? फर्क तो आपको पता चल ही जाएगा जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप अपने कॉज के लिए वहां जुटे हुए हैं। आप कॉज के लिए जुटे हुए हैं किसी। आप जब एक बार हारे हैं तो एनालाइज किया है सैड होकर, मतलब आपको सैड नहीं होना है, सैड तो आप अपने आप होंगे, फिर आपने एनालाइज किया है और अगली बार यू हैव फेल्ड फॉरवर्ड, अगली बार यू हैव फेल्ड डिफरेंटली, if you have not repeated the mistakes, the same mistake. If you do the same mistake, it's rigidity. then it's rigidity. And if you are doing a new mistake, then it is resilience. then it's resilience. तो resilience तो नेगेटिव नहीं हो क्योंकि सकती। कब तक गलती करोगे, कभी तो सक्सेस पाओगे। बिल्कुल सही बात है। और या तो आप अपने सक्सेस का मेजर चेंज करोगे थोड़ा सा, मतलब आपको थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना, सक्सेस का मेजर चेंज करना पड़ेगा, या आपको इमीडिएट अभी फिलहाल का जो गोल है, जिसको टिपिकली स्मार्ट गोल बोलते हैं ना, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, आपको उसको करना पड़ेगा थोड़ा सा गोल को। तो ये आपको सारे परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है वो सारे नॉब्स जो है उसके साथ सेट करके अगर आप फिर ये कर रहे हो दूसरा बार सेम ही काम, तो रेजिलियंस है। पर आप ये कह रहे हो कि नहीं साहब मुझसे क्यों नहीं हो सकता, तो फिर रिजिडिटी है। सेम, मतलब विदाउट चेंजिंग एनी प्लान ऑफ एक्शन, इफ यू कीप डूइंग द सेम थिंग। बट सिर्फ ऐसा नहीं लगता कि इंसान तो बदलाव तो करता ही है, मतलब सेम तो कोई भी नहीं एग्जैक्टली वही चीज़ तो करता नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी चीज़ एग्जैक्टली सेम तरीके से तो सेम टाइम पे सेम स्टाइल से हो नहीं सकती। इंसान हर जने को लग रहा है कि वो तो बदलाव कर ही रहा है, बट जब सामने वाला देख रहा है कि यार ये तो वही चीज़ करे जा रहा है यार, बिकॉज दिस इज ऑफन हैपनिंग बिटवीन पार्टनर्स, दिस इज ऑफन हैपनिंग बिटवीन मे बी लाइफ पार्टनर्स, ऑफन हैपनिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, दैट बेटा तू लगा हुआ कुछ हो नहीं रहा है तेरा। फर्क है ना, रेजिलियंस और रिजिडिटी में एक बड़ा सिंपल सा फर्क है। रिजिडिटी में देयर इज मैडनेस एंड रेजिलियंस में देयर इज अ मेथड बिहाइंड द मैडनेस। देयर इज क्रिटिकल थिंकिंग। एग्जैक्टली। और रिजिडिटी में नहीं है वो। नहीं है। और साथ ही साथ रेजिलियंस में आपका गोल भी तो ऊपर नीचे कर रहे हो ना आप। रिजिडिटी में आपने गोल वहीं रखा हुआ है। मतलब भाई आप ऐसा एक बिल्कुल नॉर्मल स्टाइल में, बिल्कुल ही टिपिकल स्टाइल में बोलूँ, एग्जाम्पल दूँ तो भाई आपने कहा कि आपको कुश्ती लड़ना है, आपने सीधे जाके जो है दारा सिंह को ललकार लिया, दारा सिंह आपको जो है वो कूट देता है, अब आके दुखी हो गए आप, तो आप सीधे दारा सिंह को क्यों कूटोगे? फिर आप कहते हैं मुझे कुश्ती लड़ना, फिर आप जाके फिर दारा सिंह से ही लड़े, 2 महीने बाद फिर लड़े। हाँ भाई, आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है वो पहले पड़ोस के चिंटू को बुलाना चाहिए, उसको कूट देना चाहिए, फिर जो है उसके बड़े भाई पिंटू को बुलाना चाहिए, पर ध्यान रखना चाहिए दोनों भाई साथ में नहीं आ जाए, बिकॉज कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस तो इंक्रीमेंटली आएगा ना, ईगो लंप सम में आएगा। Now there is where it difference is. What is ego? This is what ego is when lump sum में आया अचानक से कि मैं सब कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस इंक्रीमेंट्स में आएगा, इंस्टॉलमेंट्स में आएगा। तो आपको इंक्रीमेंट्स और इंस्टॉलमेंट्स में अगर आ रहा है तो फिर वो रेजिलियंस है, फिर वो कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर अचानक से वापस एक दौरा आया हुआ है आपको पॉजिटिविटी का, तो ये ईगो है, ये रिजिडिटी है। तो हम तो सर मूवी देखते हैं तो कई बार ऐसे, या मूवी या कोई प्ले या कोई मे बी वर्कशॉप अटेंड करते हैं तो हम एक बर्स्ट ऑफ इमोशन आता है कि हम कर सकते हैं। यही तो डिफरेंस है मोटिवेशनल स्पीकर और साइकोलॉजिस्ट में। मोटिवेशनल स्पीकर ये कहते हैं कि इंसान में जुनून होना चाहिए, और मेरे जैसा साइकोलॉजिस्ट ये कहता है कि समझदार व्यक्ति अक्ल से ही वो काम कर लेता है जिसे करने के लिए बेवकूफों को जुनून की जरूरत पड़ती है। आप अक्ल लगाओ तो रेजिलियंस रहेगी, जुनून लगाओ तो रिजिडिटी हो जाएगी। एंड दैट इज द डिफरेंस दैट यू हैव टू, ये बहुत महीन सा फर्क है, लेकिन इट मेक्स ऑल इम्पॉर्टेंट डिफरेंस। तो ईगो को अगर आसान भाषा में किसी को समझना हो तो क्या है? मतलब हट वाला, आप हटीले हो। ओके हटीले, कैन यू लिटिल डीपर? हाँ, हटीले मतलब आपने हट पकड़ लिया। हट मतलब जिद हो गई है आपकी। स्टबर्न। हाँ, आप स्टबर्न हो गए। जबकि रेजिलियंस में आप फ्लेक्सिबल हो। रेजिलियंस फ्लेक्सिबिलिटी देती है, रिजिडिटी स्टबर्ननेस देती है।
हाँ मतलब क्रिकेट में कई बार ऐसा देखा है, आप भी देखते हैं कि कई लोग बड़े स्टबन हो जाते हैं, हाँ। तो उनको छक्के पड़ते जाते हैं, हाँ, आउट होते ही हाँ, जाते हैं हाँ, वो, हाँ। और दूसरा रेजिलेंट होता है कि तो अगली बार प्रैक्टिस करके आता है और वो कोर्स अलग कर, बेटर आप कर लेता क्यों आज आप स्टोक्स को कहते हो कि हाँ। ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑफ ऑल टाइम्स है। हाँ, अगर आप स्टोक्स को याद करो, इसी स्टोक्स को 4 छक्के मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज वाले ने मारे थे फाइनल में। हाँ, उस टाइम क्या हालत हुई थी, बैठ के रो रहा था वो, लेकिन वापस आया कि नहीं। दैट्स रेजिलियंस। दैट्स रेजिलियंस बिकॉज ही हैज चेंज्ड अ लॉट अबाउट हिमसेल्फ। तो अगर स्टोक इगोइस्टिक होता तो वो क्या करता? अभी स्टोक्स तो इगोइस्टिक होता है तो वो सैडनेस में जाता ही नहीं। ओके, वो निकलते से बाहर जाता, बार में जाता, अरे पीता, कुछ नहीं, वापस हाँ। निकलता, एक वर्कशॉप अटेंड करता, वापस आता और आके फिर वापस से सेम चीजें करता और कहता वो आदमी ही क्या जो अपने आप को बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात बदल दे। हाँ। अरे भाई, हालात बदल के क्या करोगे, क्योंकि हालात बदल तुम सकते नहीं हो। हाँ। तुमको बदलना तो खुद को ही पड़ेगा ना। खुद को ही पड़ेगा। So the one who's not changing himself is egoistic. फ्लेक्सिबल नहीं है जो। So क्या रेजिलियंस वीकनेस हो सकती? कभी नहीं हो सकती, क्योंकि रेजिलियंस में फ्लेक्सिबिलिटी है। यस, और ईगोइस्टिक बंदा जो फ्लेक्सिबल नहीं होता है तो वो ईगोइस्टिक हो जाता है और वो वीकनेस बन वो जाता है, रिजिड हो जाता है, वो रिजिड हो जाता है। और रिजिड जहाँ हुआ तो फिर तो वीकनेस बनने के चांसेस बनते हैं। सर आप एक बोल रहे थे बात, जो आपकी बात थी, और वहाँ पे मैं आपको, क्योंकि आपका थ्रेड चल रहा था कि आपका पर्पस क्या है, हाँ। है ना, आपने से पर्पस, तो किसी का ये पर्पस हो सकता है कि यू वांट टू बी द वर्ल्ड्स बेस्ट इन व्हाट यू आर डूइंग। कैन दैट बी अ पर्पस, और कैन दैट लीड टू बर्नआउट और डीमोटिवेशन? देखो, जितना एब्स्ट्रैक्ट होगा गोल, उतना ज़्यादा एंजाइटी लाएगा। हम जब एंजाइटी वाले लोगों के साथ डील करते हैं एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट या इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, मैं जब कभी भी एक इंसान को एंजाइटी से बाहर निकलना होता है तो सबसे पहले उसको एब्स्ट्रैक्शन से बाहर निकलना होता है। एब्स्ट्रैक्शन को कॉन्क्रेटाइज करना पड़ता है। वो इंसान क्या सोचता है, वो हमेशा एब्स्ट्रैक्शन में सोचता है। मतलब समझने के लिए कह दूं, एब्स्ट्रैक्शन मतलब थोड़ा गोल गोल बातें करता है, हवा हवा में बातें करता है। तो पहले तो उसकी वो गोल गोल बातें जो है ना, उनको बिल्कुल धरातल पे लाना पड़ता है। उसकी हवा में जो बातें हैं ना, उसको क्लियरली एन्यूमरेट करना पड़ता है, कैटेगराइज करना पड़ता है, क्लासीफाई करना पड़ता है, बहुत स्मार्ट करना पड़ता है, उसको अगर goals स्मार्ट की बात करना करें पड़ता है। वेरी ट्रू। अब अगर वापस से उस सवाल पे जाएं तो अब हम आएंगे कि टू बिकम वर्ल्ड्स बेस्ट इज एन एक्सट्रीमली एब्स्ट्रैक्ट गोल, क्योंकि बेस्ट को डिफाइन तो करना पड़ेगा ना। बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। मैनेजमेंट में कहावत है जितेश, वो कहावत है, व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड कैन नॉट बी मैनेज्ड एंड कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड एज वेल। कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड। तो आपको पहले उसका मेजर क्लियर होना चाहिए। तो टू बिकम वर्ल्ड्स बेस्ट, वेल आई थिंक इट्स अ क्लासिक केस कि आगे पीछे ये बंदा जो है प्रॉब्लम में आएगा। सो वी नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक कि बेस्ट में क्या, हाँ, और वो भी इंक्रीमेंटली। वो भी इंक्रीमेंट। हाँ, मतलब एक वो साल में, एक incrementally, महीने हाँ। में, पहले चिंटू फिर पिंटू, हाँ। फिर ध्यान रखें दोनों भाई साथ में नहीं आए। एंड देन स्लोली ग्रेजुएटिंग टू दैट। एग्जैक्टली, देयर इज अ मेथड बिहाइंड द मैडनेस। हाँ, वही वाली बात पे आ गए हम वापस। So maybe one last question, or anything you would like to talk upon is, there are a lot of expectations, and especially हमने यहाँ पे कई बार काम की ज़्यादा बात करी, but this is more on relationships and even personal relationships. ऐसा कहा जाता है कि खुश रहना है तो एक्सपेक्ट मत करो, पर दूसरी तरफ ये थॉट भी आता है कि एक्सपेक्ट कैसे नहीं करे भाई, तुम माँ हो, तुम बाप हो, तुम बच्चे हो, तुम बीवी हो, तुम पति हो, तो एक्सपेक्टेशन कैसे नहीं हो सकती? और ये सकल सर का भी कई बार सवाल आता ही है हमारे पास। तो क्या है सर इस पे, व्हाट्स योर व्यू? एक्सपेक्टेशन सेट करो। मेरा मानना है एक्सपेक्टेशंस सेट करो, और एक्सपेक्टेशंस जब सेट कर रहे हो, दो लोग जब सेट कर रहे हो, तो वो एक्सपेक्टेशंस को सेट करने के दौरान एक्सपेक्टेशंस का सेट भी को क्रिएट करो। फिर से कहता हूँ, पहले तो एक्सपेक्टेशन सेट करो कि कहाँ होने चाहिए, और वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो जिस सेट में से निकल रहे हैं उस सेट को को क्रिएट करो। भाई मान लो मैं और जितेश जो हैं वो बिजनेस पार्टनर्स हैं, ठीक है, हम पहले दोस्त थे, अब बिजनेस पार्टनर्स बन रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम एक दूसरे का एक्सपेक्टेशन सेट करेंगे। क्या कि भाई तुझे अगर मुझसे ये उम्मीद थी कि मैं बहुत सारा पैसा लेके आने वाला हूँ, तो वो तो नहीं हो पाएगा भाई। अच्छा, अगर मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम जो है वो बहुत सारा स्वेट यहाँ पे डालने वाले हो, तो वो तो नहीं हो पाएगा भाई। तो फिर को क्रिएट करें। क्या को क्रिएट करें कि भाई अब एक काम करें, मेरे को तुझसे, तुझको मुझसे अगर कोई वो है एक्सपेक्टेशन है, तो वो मेरे दिमाग से तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिमाग से मेरे लिए नहीं आएगा, वो बिजनेस की रिक्वायरमेंट से निकलेगा। बिजनेस की रिक्वायरमेंट से निकलेगा, उसका एक हिस्सा जो है वो तुम्हारी साइड जाएगा, एक हिस्सा मेरी साइड जाएगा, और तुम्हारी साइड आए हुए हिस्से को तुम कितने वक्त में कितना निभा पाओगे और मैं कितने वक्त में कितना निभा पाऊंगा, इसको हम सेट करेंगे।
और फिर बाद में बदलते हालात के साथ उन एक्सपेक्टेशंस को चेंज भी करेंगे। मान लो जितेश जो है उसके अगले महीने फॉरेन ट्रिप लगी हुई है, तो भाई वो 15 दिन जो है उस एक्सपेक्टेशन का जो आपने नॉब था उसको थोड़ा सा नीचे करोगे, मेरे एक्सपेक्टेशन को भी नीचे करोगे, रियलिटी और एक्सपेक्टेशन का जो है वो रियल टाइम मैचिंग करते रहोगे। यही अगर रिश्तों में चलेगा तो बहुत आसान है। अब एग्जाम्पल देता हूँ, भाई आपने शादी कर ली प्यार के बाद, और जिससे प्यार किया उससे शादी कर ली। अब आप कहते हो ओहो हो ये तो मेरे महबूब है ना, ये तो मेरी माशूक है, ये तो मेरा आशिक है। अरे नहीं बाबा, अब ये पति है, अब ये पत्नी है। अगर आप ये सोचते रहे ये मेरा माशूक है, मेरा आशिक है, तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो रोल्स अलग थे। और अब पति और पत्नी के रोल्स में से निकलेंगे हमारे एक्सपेक्टेशंस। हम नहीं तय कर सकते कि मुझे कैसे पता चाहिए, तुम्हें कैसे पत्नी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे आपके नए रोल के हिसाब से नए गोल्स सेट होंगे, और फिर वहाँ से एक्सपेक्टेशंस डिराइव किए जाएंगे, और उन डिराइव्ड एक्सपेक्टेशंस पे हम लोग अब जीने की कोशिश करेंगे। पर सर ये तो एक बंदा सोचता है ना रिलेशनशिप में, दूसरा अगर ऐसा सोचता ही नहीं है तो यू रिमेंबर दैट्स द वर्ड को-क्रिएट। इसीलिए मैंने वो को-क्रिएट कहा था। मतलब दूसरा अगर वो प्लेटफॉर्म पे नहीं है, फॉर एन एग्जांपल मैं एक पार्टी में नहीं गया और बाकी सब लोगों ने एंजॉय किया और किसी ने मुझे फ़ोन भी नहीं किया, हाँ, तो मुझे लगा यार ये कैसे दोस्त है यार, मतलब किसी ने फ़ोन क्यों नहीं किया मुझे, मतलब दे हैड फन, दे पुट पिक्चर्स एंड नो वन even cared to call me or even drop a WhatsApp that how are you fine, and they had great fun. Now अब ये भी क्या एक्सपेक्टेशन क्रिएट करना पड़ेगा कि हाँ, भाई करना तूने पड़ेगा मुझे ना। व्हाट्सएप क्यों नहीं किया। एब्सोल्युटली नहीं, क्यों नहीं किया नहीं। अब एक्सपेक्टेशन क्रिएट करना पड़ेगा। पहला मेरा उनसे एक्सपेक्टेशन मेरे को हल्का सा लोअर करना पड़ेगा, और मेरे को उनको बकायदा ये कह के बताना पड़ेगा कि भाई मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, अगर मुझे तुम अगली बार कोई भी इस तरह की पार्टी करो तो भाई तू जो है वो रितेश तू जो है वो मुझे इसके लिए पक्का एक मैसेज कर देना, और मैं हूँ उसके जवाब में तुझे मुझसे जो चाहिए हो वो मैं तेरे जो है वो पार्टी के लिए करने को तैयार हूँ। ये एक्सपेक्टेशन मैंने सेट किए हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। हाँ, क्योंकि पहले तो नहीं करी, पहले तो की नहीं, तो अब बुरा लग गया। पहले की थी पर एब्स्ट्रैक्शन में की थी। एब्स्ट्रैक्शन में की थी, अब मैंने क्या कर लिया उसको क्लियर कर लिया। अब क्लियर कर लिया। भाई कंफ्यूजन का अपोजिट लोग ऐसा करते नहीं है सर। हाँ, पर वही कह रहा हूँ क्यों नहीं करते, उसका रीजन व्हाट हर्ट्स देम, व्हाट स्टॉप्स देम, उसका रीजन वही है। कंफ्यूजन का अपोजिट हमको लगता है, कंफ्यूजन का अपोजिट कॉन्फिडेंस है। कंफ्यूजन का अपोजिट कॉन्फिडेंस नहीं है, क्लैरिटी है। एंड क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस इंक्रीमेंटली आएगा। अगर एकदम से आए तो ईगो होगा। तो अब मैं नया एक्सपेक्टेशन सेट करूंगा और अपने एक्सपेक्टेशन को यहाँ पे सेट करूंगा। ये बड़ा एक बहुत ही क्लियर सा काम है, इसे करना पड़ता है, ये होता नहीं है। असर्टिवली करना पड़ता हाँ, मतलब ये हमारी पुरानी पिक्चरों जैसा नहीं है। पुरानी पिक्चरों में आप ध्यान से देखना कितना अमेजिंग होता था जितेश। हमारी इंडिया के कल्चर में वो पुरानी पिक्चरों का बहुत सारा डीएनए अभी भी मौजूद है। क्या मैं तुम्हारी खामोशी का मतलब हाँ समझूं? अरे क्यों समझेगा तू हाँ? खामोशी का मतलब खामोशी समझ। ये इस तरह से हम लोग कहते हैं ना। गाने सुनिए आप, चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया। अरे कुछ भलते ही सुन लिया तो ये क्या बात है? हाँ, अजम्पशन ले लिए तुमने। असम्पशंस सही हैं कि बुरे हैं सर लाइफ में? अजम्पशंस सही हैं जब तक आप उन अजम्पशंस को सामने रखकर किसी से वेरीफाई ना करा। वैलिडेट कराना जरूरी है। हाँ, जैसे बॉडी लैंग्वेज में ये ऐसे बैठे हैं तो इनको मजा नहीं आ रहा होगा, बट वो एक अजम्पशन है, हो सकता है मजा आ रहा हो और ठंड लग रही हो इसलिए ऐसे बैठे। नहीं, पर उसके लिए बेसलाइन देखना पड़ेगा ना पहले। इट इज हमेशा याद रखो, क्योंकि मेरी पूरी किताब है इसके ऊपर, इसलिए मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ कह पा रहा हूँ। इट इज नेवर अ जेस्चर और पोस्चर और एक्सप्रेशन दैट एक्सप्रेसेस इमोशन। इट इज ऑलवेज अ चेंज इन जेस्चर, पोस्चर और एक्सप्रेशन दैट कन्वेज इमोशन। इट इज अ चेंज इन एक्सप्रेशन। अगर सकल सर ऐसे पूरे टाइम बैठे हुए हैं तो बात अलग है। अगर मैंने कुछ कहा और उसके रिस्पॉन्स में वो ऐसे बैठ गए, नाउ इट कन्वेज इमोशन। तो बेसलाइन सेट करने पड़ेगी। कमिंग बैक टू योर पॉइंट, हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कम्युनिकेशन इज द लुब्रिकेंट ऑफ एवरी रिलेशनशिप, और वहीं से एक्सपेक्टेशन सेट होने चाहिए। वरना जाने के तूने कहीं, जाने के मैंने सुनी, बात कुछ बनी गई होता है। यू कैन नॉट डू दैट। असर्टिवनेस का बहुत बड़ा रोल हुआ जैसे बहुत यहाँ पे, बड़ा। कि भाई हर चीज बात करो, पूछो, तुझे ये तो नहीं बुरा लगा, तुझे ये तो नहीं, मुझे ये बुरा लगा, आप अगली बार ये ध्यान देना एंड ऑल दैट। ये रैंडमली मत करो। हाँ, रैंडमली करते रहोगे तो पागल हो जाओगे। हाँ। मतलब इमेजिन करो अगर कोई दो लोग जो है वो रैंडमली ऐसी बात करने लग गए तो मेरे ख्याल में तो दुनिया बहुत मुश्किल हो जाएगी। कौन सी बात कब कहाँ तक कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मैंने उसका माहौल देख के कौन सी बात, कंटेंट, कब, टाइमिंग, कहाँ तक, एक्सटेंट, ये तीनों चीजें होंगी तो वो बात सुनी जाएगी। रैंडमली नहीं डिस्कस करना है भाई। क्वार्टरली मीटिंग होती है, मंथली मीटिंग होती है, मंथ एंड मीटिंग्स होती है ना,
ऐसा थोड़ी है कि मैं कभी भी उठ के जो है वो मीटिंग कर लूंगा। Right. मेरे ख्याल में तुम्हारा एक एग्जैक्ट शेड्यूल होता है। आज हमारे इस weekly पॉडकास्ट meetings को है, हाँ, आज इस weekly पॉडकास्ट को करना था, यू आर सो श्योर अबाउट इट कि सर थर्सडे टू थर्सडे करेंगे, आप इस थर्सडे अवेलेबल नहीं हो, अगले थर्सडे करेंगे। लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस, इट गिव्स यू प्रेडिक्टेबिलिटी। कोई भी रिश्ता जब एज हो जाता है 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, और कोई जो नया नया है, नई नई शादी हुई है, मैं शादी से ही रिलेट ज़्यादा करना चाहूँगा इसको, तो क्या क्या फ़र्क होता है और कैसे उसे हैंडल किया जाए कि वो एज वाला फीलिंग नहीं है, और एज हो तो फिर वो वाइन और विस्की वाला हो कि बेहतर हुआ है विद एज, खराब क्यों हो रहा है? ये टिपिकल न्यूरोकेमिस्ट्री है। ये टिपिकली जो है वो हम जहाँ जा रहे हैं, ये न्यूरोकेमिकल्स की दुनिया में जा रहे हैं। कोई भी रिश्ता जो है हमारा किसी भी चीज़ से, काम से, वर्क प्लेस से, महबूब से, बच्चों से, माँ बाप से, वट एवर इट इज़, उसमें 4 न्यूरोकेमिकल्स जो हैं वो काम करते हैं। सेरोटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो एक केमिकल है जो कि गाढ़ेपन से आता है, क्लोजनेस से आता है। डोपामिन नएपन से आता है। सेरोटोनिन स्टेटस बेहतर होने से आता है, इम्पॉर्टेंस से आता है। और एंडोर्फिन्स जो है वो साथ में किसी परेशानी, चैलेंज को फेस करने से आता है। अब होता क्या है कि शुरुआत में हर प्यार डोपामिन प्यार होता है, इश्क वाला लव, ठीक है ना, वैरायटी, यस, Newness. वैरायटी है, बिल्कुल एकदम न्यूनेस से आएगा, बिल्कुल एकदम। पर क्या होता है, निदा फाजली का बड़ा खूबसूरत शेर है, हर एक सूरत भली लगती है कुछ दिन, लहू के शोभदा कारी से बचिए। क्योंकि कुछ वक्त तो लगेगी, क्योंकि डोपामिन वाला फेज चल रहा है। फिर एक वक्त आता है जब डोपामिन जो है वो जाने लगता है, क्योंकि डोपामिन तो हमेशा जो है वो किसी और के लिए उठेगा, उसे पर्सन के लिए नहीं उठ सकता। तो ऑक्सीटोसिन बेस्ड रिलेशनशिप बन जाएगा, जहाँ जो है वो प्रॉक्सिमिटी आ जाए, क्लोजनेस आ जाए, गाढ़ापन आ जाए। पर ऑक्सीटोसिन के साथ वो जो एंडोर्फिन, साथ में चैलेंज, संघर्ष करने का वक्त, वो जो साथ का सेरोटोनिन का वक्त कि एक दूसरे के होने का, जब तुम मुझे अपना कहते हो अपने पे गुरूर आ जाता है। देखिए ये जो टिपिकली लाइन सेरोटोनिन वाली लाइन, तो ये वाला जो एक दूसरे के लिए एक सेंस ऑफ प्राइड, साथ में पार्टनरशिप का, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन डोपामिन को भी बरकरार तो रखना पड़ेगा, वरना नएपन की तलाश में इंसान जो है वो बार बार जो है भटकता रहेगा। तो डोपामिन में कई बार आपको सामने वाले शख्स में कुछ नया ढूंढना पड़ता है, और ये होता ही तब है जब सामने वाला शख्स भी नया हो रहा हो। पर मेरी बेवकूफ़ी देखिए जितेश, मैं आपको बदलने दे नहीं रहा, और फिर आपको कहता हूं कि ये रिश्ता पुराना हो रहा है, तो वो तो होना ही है, क्योंकि एक नए रिश्ते के लिए 2 नए लोग लगेंगे। एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू हेल्प द अदर पर्सन इवॉल्व टू retain the dopamine in the relationship। बिल्कुल ये वैसा ही है जैसा कहते हैं ना कि कई बार एक इंसान को ना अपने ही शहर को एक टूरिस्ट की तरह देखने लग जाए। आप अपने नए शहर में एक नया शहर जो है वो डिस्कवर कर। सर बहुत सारे कोचेस को मैंने देखा है, क्लोजली हम जानते हैं, तो डिस्कस करते हैं कि दे स्टार्ट फीलिंग दैट दे हैव आउटग्रोन देयर पार्टनर। बिल्कुल, मतलब हमारा पार्टनर इवॉल्व नहीं हो रहा है, हम इवॉल्व हो रहे हैं। हाँ, तो इज इट अ गुड थॉट, राइट थॉट? आप शायद उसी कॉस्ट पे इवॉल्व हो रहे हो। सॉरी, कई बार वो कोच जो है वो अपने पार्टनर के कॉस्ट पे इवॉल्व हो रहे होते हैं, क्योंकि आपके इवॉल्व होने के लिए उस इंसान ने अपनी इवोल्यूशन को रोक दिया होता है। बिकॉज अ मूविंग ट्रेन ट्रेवल्स ऑन ए स्टैटिक ट्रैक। तो कई बार क्या होता है, आपको मूविंग ट्रेन बनना था, आप तो इतना तेज बढ़ना चाहते थे कि आपने उसको और स्टैटिक कर दिया, और फिर बाद में उसी को कह रहे हो कि तुम स्टैटिक रह गए। अरे वो ट्रैक है, वो स्टैटिक था, उसी ने तो आपको फाउंडेशन दिया है। या अगर आपको 2 मूविंग ट्रेन अगर रखना वो है, चेंज हो रहा तो तुमको लगता है कि इतना शेकी है तो मैं ही नहीं ग्रो, मैं नहीं चल पा रहा, कहीं नहीं हो पाता। so that partner was a foundation for your growth and for your speed. Exactly. And now you're saying you are a bloody track, I am a train. Exactly. I take people there, what do? You keep lying there. Exactly. And that's why you should take turns to become track and train. So you never outgrow your partner, you help them evolve. Oh yes. And if you give them freedom, they will evolve. Everybody would like to evolve. You can't leave them saying that I have outgrown you, now I'm a different man, now I'm a different woman. Absolutely, जितेश। कई बार हमें नहीं पता होता, लेकिन वो एक पुराना शेर है ना, कोई अपनी ही नज़र से तो हमें देखेगा, एक कतरे को समंदर नज़र आए कैसे। तो मेरी निगाह में अब कतरा ही है, तो समंदर भी एक बड़ा कतरा ही दिखेगा ना। तो मैंने अपने पार्टनर की तरफ जो नज़रिया है वो ही नहीं बदला है, मैंने उस इंसान को बदलने दिया है, और फिर मैं बाद में कहता हूँ कि अरे तुम वहीं रह गए, मैं तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और फिर कॉम्प्लेक्सिटी, इनसिक्योरिटीज, सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा। कि आई वाज एक्चुअली कमिंग टू दिस पॉइंट कि क्या
चलिए, दो लोग हैं, दोनों माइकल जॉर्डन, अगले माइकल जॉर्डन बनना चाहते हैं। एक समझता है खुशी जरूरी है, हाँ। और वो प्रैक्टिस भी जबरदस्त करता है और अपने घर वालों को भी टाइम देता है और बढ़िया डिसिप्लिन लाइफ जीता है। हाँ। दूसरा है जो पागल है, हाँ। वही जो आपने बोला ना, वो बिल्कुल, अकेले बिल्कुल। रहता है और वो साला मे बी जो पहले वाले से जो बैलेंस करना चाहता है उससे शायद 1.5 या 2 गुना प्रैक्टिस हाँ हाँ बिल्कुल है ना, और वो एकदम जंगली है बिल्कुल। और वो एकदम मॉन्स्टर जैसे काम करता है। अब चलो, मैं ये नहीं बोल रहा शॉर्ट टर्म में, मैं बोलता हूँ लॉन्ग टर्म में दोनों खेलते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या पहला वाला बेहतर परफॉर्मर होगा क्योंकि वो एक कंप्लीटली काइंड ऑफ सेटिस्फाइड इंसान है, या नहीं बिकॉज इट्स अ स्किल जो दूसरा वाला ही बेटर होगा क्योंकि उसने ज्यादा आवर्स डाले? नहीं, पर यहाँ दो चीज़ और आ गई ना हाँ। जितेश, यहाँ पे जेनेटिक्स भी आया, अपब्रिंगिंग भी आई। let's say for a hypothetical situation, दोनों सेम है। नहीं, वही बोल रहा हूँ मैं। अगर वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार है तो वो जिंदगी भर बिना दुखी हुए आउट परफॉर्म कर सकता है बैलेंसर को। अगर उसमें नेचुरल एबनॉर्मेलिटी है, नहीं, नेचुरली नॉर्मल है वो बंदा। नॉर्मल एबनॉर्मेलिटी है, तो वो तो वापस से रिग्रेशन टू वो मीन dip जो आएगा ना है, इसके लिए बड़ा खूबसूरत वर्ड है मैनेजमेंट में, रिग्रेशन टू मीन मोड मीडियन होते हैं ना, तो रिग्रेस करेगा ही वो इंसान, वो वापस उसको बुरा लगना ही, आगे पीछे लगना दुख आना होना ही ना। है, हाँ, वो तो होना ही है है। ना। तो जो बैलेंसर है वो लॉन्जिविटी ज्यादा है, लॉन्जिविटी ज्यादा उसकी है, लॉन्जिविटी हमेशा ज्यादा रहेगी। ज्यादा रहेगी। पर हाँ, ये बात अलग है कि वो जो बैलेंसर है वो भी स्पाइक्स में, बीच बीच में, फेजेस में, स्पाइक्स में वो भी हो तो जाएगा पागल, पर फिर वो तय करके होगा। याद है ना टेकिंग टर्न्स, वो टेकिंग टर्न्स तो करेगा ना। कई लोग हैं जो करते हैं। मतलब आज अगर आप इसका बेस्ट एग्जांपल सर, वो कौन है वो जितेश, वो मियाँ बीवी यार जो ये पिक्चर बनाई है जिन्होंने, अरे वो पा वाला कौन है, मियाँ बीवी दोनों डायरेक्टर्स हैं, आर बाल्की और उसकी वाइफ, उसका नाम है ना जो भी है, दे टेक टर्न्स। ओके, भाई अब मैंने जी ली अपनी जिंदगी, अब तू सिमरन हो ले। दो लोग सिमरन नहीं हो सकते ना, किसी एक को सिमरन होना पड़ेगा। घर में मुन्ना मुन्नी बैठे जरूरी है भाई, वो तो जरूरी है, उसके अलावा चारा क्या है। यू हैव टू टेक टर्न्स हमेशा। चलो जितेश, lovely meeting you, sir. Thank you so much. बड़ा Thank you for मजा your है time. मुझे। Thank you for your time. It was lovely and it was very enlightening.